चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहू ऐसा मत करो, मेरा दम घुट जाएगा, मैं मर जाऊंगा। दरवाज़ा खोलो बहू, मुझे इस अंधेरे में डर लग रहा है। बहू मैं जीते जी मर जाऊंगा। कैलाश नाथ जी अंदर से गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रहे थे। खिड़की के पास खड़े होकर आने जाने वालों से हर किसी से हाथ जोड़कर बोल रहे थे, कोई तो मेरी मदद कर दो। ओ बेटा मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जो भी वहाँ से जाता उसका कलेजा फट जाता, पर और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उनकी बहुओं के खिलाफ जा सके। एक दिन रीना बोली, काजल कुछ तो करना पड़ेगा इस बुढ़े का। बुढ़िया तो मर गई और बुढ़े को हम पर छोड़कर चली गई। काजल की जेठानी रीना ने कहा तो काजल बोली, हाँ दीदी, सारा दिन हम पर जाने कैसी नज़र रखता है। किटी पार्टी होती है तो इसको हमारा खाना पीना बहुत बुरा लगता है। दोनों ने शाम को अरुण और रोहन के आने पर कहा, अपने बाप को खुद क्यों नहीं देखते हो? तुम्हारा बाप हमारा बच्चा नहीं है जो सारा दिन हम उसकी देखभाल ही करती रहें। वैसे भी हमारे पास बहुत काम रहता है। अब अरुण ने अपनी पत्नी रीना से कहा, अरे तुम उनसे काम करवा लिया करो, सारा दिन बिस्तर पर ही तो पड़े रहते हैं। बेटों के रंग भी बदल गए, बस इनकी दवाइयाँ मंगाते रहो। अरुण खर्चे की भी बात कर रहा था। अरुण इस उलझन में था कि कैसे पिता से पीछा छुड़वाया जाए। 1.5 साल पहले कैलाश नाथ जी की पत्नी गुजरी तो बेटों के रंग भी बदल गए। बेचारे कैलाश नाथ जी किसी समय में बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हुआ करते थे, लेकिन उनके बीमार होते ही और समय के साथ बिजनेस बेटों के हाथ में आ गया था। बेटों के बिजनेस में जाते ही काफ़ी लोगों ने ऑफिस छोड़ दिया था, क्योंकि बेटों का काम करने का तरीका ऑफिस के लोगों को पसंद नहीं था। ये सब बेटों के गलत व्यवहार के कारण होने लगा था और बिजनेस में घाटा होने लगा था। बिजनेस का काम जैसे तैसे चल रहा था। अब कैलाश नाथ जी से कोई सलाह भी नहीं लेता था और ना ही उन्हें ऑफिस में आने दिया जाता था। घर में पड़े पड़े अकेले रहने लगे थे और बीमार हो गए। उनकी दवाइयाँ भी खर्च लगने लगी थी और उनके खाने पीने का ध्यान रखना दोनों बहू को बोझ लगता था। एक दिन रीना बोली, बुढ़े ये नहीं कि घर का कुछ काम करते, जाने इस शरीर का क्या करेगा। काजल बोली, हमेशा दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है। बुढ़े ये नहीं कि घर में कुछ काम में मदद करा दे, पड़े पड़े खाता है, शर्म नहीं आती। बहुओं की बातें सुनकर कैलाश नाथ जी खून के आंसू पी कर रह जाते थे। एक दिन कैलाश नाथ जी ने कहा, मैंने इनको पाल पोस कर इतना बड़ा इसलिए नहीं किया था बहू कि मेरी 2 रोटी भी तुम सब पर भारी पड़े। आज तक इतना कमाया तो क्या इतना खाने का भी मैं हक नहीं रखता? रीना और काजल ये सब सुनकर तिलमिला गई और कैलाश नाथ जी को उठाकर बिस्तर पर से धक्का दे दिया। बुढ़े तू तो कितना बेशर्म है, अपने ही बच्चों पर एहसान दिखाता है। ये कहते हुए रीना अपने गुस्से पर काबू रखना छोड़ उन्हें पीटने लगी। काजल ने भी परिस्थिति का फ़ायदा उठाकर उन्हें बहुत मारा। दर्द से बिलबिलाते कैलाश नाथ जी दोनों बहुओं से कहते रहे कि बहू मुझे छोड़ दो, मगर दोनों पर कोई असर ना हुआ। ये आए दिन होने लगा था। अंदर कमरे में बंद करके दोनों बहुएं उन्हें जरा जरा सी बात पर पीट देती और खाने के नाम पर उनके पास बासी खाना ही आता। नहीं तो रीना कैलाश नाथ जी को लालची इंसान कहकर बहुत मारती थी। कोई घर आता तो उनसे मिलने भी नहीं दिया जाता और कहा जाता कि वह सो रहे हैं। दोनों की मनमानी खूब जमकर चल रही थी और दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नियों को खुलकर कह दिया था कि तुम अपने आप देख लो, इस बुढ़े का क्या करना है। बेटे भी कैलाश नाथ जी की कोई बात नहीं सुनना चाहते थे और कभी बेटों से कहा भी तो बेटे कह दिया करते थे कि आप घर में शांति से नहीं रह सकते, जो मिल रहा है उसे खाकर चुपचाप रहो पापा। इतना बुरा बर्ताव होने के बाद भी वह किसी और से अपना दुख नहीं कह सकते थे, क्योंकि उन्हें घर से बाहर निकलने भी नहीं दिया जाता था। इधर उनकी बहुएं अपनी सास के जेवर पहनकर इतराती फिरती थी और कैलाश नाथ जी के लिए घर में सूखी रोटी तक न थी। आज बहुत तेज ठंड लग रही थी, इसलिए कैलाश नाथ जी बाहर धूप में चले गए और एक पड़ोसी ने उन्हें देख लिया और बोला, क्या कैलाश नाथ जी, बड़े दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, बहुत कमज़ोर हो गए हो, खाया पिया करो। इस बात को सुनकर उनकी आंखें भर आई और वह उनसे नज़रें चुराने लगे।
पड़ोसी ने करीब आकर कहा, कैलाश नाथ जी, मुझे आपकी इस हालत के बारे में पता है। कहो तो मैं अरुण और रोहन से बात करूं? ऐसा सुनकर कैलाश नाथ जी ने उनको मना कर दिया, लेकिन यह सब अंदर से बाहर आ रही रीना ने सुन लिया, जिसे देखकर कैलाश नाथ जी डर गए, क्योंकि वह जानते थे कि अब तो अंदर ले जाकर उनका बुरा हाल किया जाएगा। रीना ने आकर धीरे से कहा, पापा आप अंदर चलो। यह सुनकर बेचारे कैलाश नाथ जी को अंदर जाना पड़ा। अंदर जाते ही रीना ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, क्यों रे बुड्ढे, बड़ी शिकायत करने की आग है तुझमें? वह पड़ोसी क्या कर लेगा हमारा? उससे शिकायत करता है हमारी? ऐसा कहकर रीना का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने ताव में आकर एक डंडा उठाया और सारा गुस्सा उन पर उतार डाला था। सामने खड़ी काजल सब देख रही थी और बोली, आज छोड़ना नहीं इस बुड्ढे को। उसने भी रीना को भड़काकर आग में घी डालने का ही काम किया। बेचारे कैलाश नाथ जी बहुओं के आगे गिड़गिड़ाते रह गए, पर दोनों को उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। शाम के समय रीना ने अरुण के आते ही ज़ोर ज़ोर से शिकायत का पिटारा खोल दिया, जिसमें आधी बातें झूठ थीं। अब अरुण ने अपने पिता को उसी समय घर से धक्का देकर निकाल दिया। कैलाश नाथ जी ने बहुत प्रार्थना की, मगर बेटों ने पिता के कपड़े उठाकर घर से बाहर फेंक दिए। कैलाश नाथ जी ने अपना सामान एक थैले में भर लिया और रोते हुए वहाँ से निकल पड़े। अपने घर से निकलते हुए उनका दिल भर आ रहा था, आत्मा को दर्द हो रहा था, मगर औलाद इतनी बेरहम निकलेगी ये नहीं जानते थे। वह घर से दूर जा चुके थे और कहाँ गए थे यह कोई नहीं जानता था। किसी ने उन्हें ढूंढा तक नहीं और धीरे धीरे सब अपने जीवन में मस्त हो गए। एक दिन अखबार पढ़ते हुए रोहन ने अरुण से कहा, अरे भैया, ये देखो अखबार में क्या छपा है। अरुण ने भी जब गौर से वह कॉलम पढ़ा तो खुशी से उछल पड़ा, अरे वाह, लॉटरी लग गई, मज़ा ही आ गया, अब ज़िंदगी ऐशो आराम से गुजरेगी। रोहन की आंखें चमक रही थी। आखिर ऐसा क्या मिल गया था अखबार में जिसकी इतनी खुशी हो रही थी? उसके साथ साथ अरुण भी बहुत खुश था और साथ खड़ी पत्नियों के चेहरे तो बस देखने ही लायक थे। लेकिन भैया, अगर उन्हें पता चल गया कि हमने ही पापा को घर से निकाला था, तो फिर यह 1 करोड़ हमें थोड़ी ना मिलेंगे। अरे हाँ भाई, कौन बताएगा उनको? जिसको पता है वह थे पापा, और वह तो मर चुके हैं ना। अरुण ने रोहन के सर पर हाथ मारकर कहा। रोहन बोला, वैसे भैया, पापा ने इतना बड़ा काम किया पर हमें कभी पता ही नहीं चला। अरुण सोच में था। वह अखबार जिसे पढ़कर घर में खुशियों की लहर दौड़ गई थी, उसमें इन दोनों भाइयों के पिता कैलाश नाथ जी के मर जाने की खबर छपी थी, और जिनका बीमा था और जिनका बीमा में मृत्यु के बाद नॉमिनी सदस्यों को 1 करोड़ रुपया मिलना था। ये नॉमिनी दोनों ही भाई थे और उनका शरीर एक अस्पताल में रखा हुआ था, और वहाँ के लोगों ने अखबार में तस्वीर के साथ नंबर भी दिया था। रिंकी और काजल दोनों के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। 1 करोड़ की धनराशि मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। इस 1 करोड़ के आने का इंतज़ार अब बेसब्री से हो रहा था, लेकिन 1 करोड़ पाने की यह सब औपचारिकता पूरी करने के लिए समय लगना था, और दोनों ने हॉस्पिटल फ़ोन कर खुद को उनके बेटे होने की जानकारी दे दी थी, और अपना पहचान पत्र लेकर घर से वो निकल पड़े। अस्पताल शहर के दूसरे छोर पर था, तो पहुंचने में 2 घंटे का समय लग गया, लेकिन वहां जाकर दोनों हैरान रह गए। अरुण ने कहा, रोहन, वह अखबार की कटिंग तो देख ज़रा, क्या पता यहीं का है? यह हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा है। रोहन ने जल्दी से जेब से वह अखबार की कटिंग निकाली और देखकर कहने लगा, भैया, पता तो यहीं का है, पर कोई बात नहीं, पूछ लेते हैं। आसपास गुजरते लोगों से दोनों ने पूछा तो पता चला कि यही जगह है, मगर यहाँ तो अस्पताल बताया गया था। तभी रिंकी ने कहा, अरे यहाँ मुर्दा घर होगा ना, पहचान करवाने के लिए बुलाया होगा। रिंकी की बात सबको सही लगी। सबने आगे बढ़कर एक वार्ड बॉय जैसे दिखने वाले लड़के को आवाज़ लगाकर कहा, भाई इधर आना, तो हमें हमारे पिताजी के शरीर की पहचान करने को बुलाया है। किधर जाना है? उसने तपाक से कहा, साहब, उसको फ़ोन कर लो जिसने आपको बुलाया है।
रोहन को ध्यान आया तो तुरंत फ़ोन लगा दिया। रोहन ने कहा, हेलो, हाँ जी, अखबार में डेड बॉडी की पहचान के लिए जो पता दिया गया था, हम उनके बेटे हैं, यहीं खड़े हैं, बताइए कहाँ आना है। उधर से बोल रहे व्यक्ति ने तुरंत उन्हें अंदर आने को कहा और अंदर आकर एक व्यक्ति उनके पास आ गया और बोला, इधर से चलो साहब। उसके पीछे पीछे चलते हुए चारों बेसमेंट में पहुंच चुके थे। उसके पीछे पीछे चलते हुए चारों खुशी से पागल हुए जा रहे थे। दोनों की पत्नियां बार बार एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराने लगती थीं। एक कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने अलग स्ट्रक्चर पर सफ़ेद कपड़ों में लेटे हुए कई लोग थे, जिनमें से एक की पहचान करनी थी। सब के सब हाजिर थे। पहले तो रिंकी और काजल अंदर जाते हुए घबराईं, मगर रुपए और पैसों की लालच में उनका डर भी खत्म हो गया था। वे लोग आगे बढ़े और 2-3 बॉडी के पैर में धागे से बांधा नाम का टैग चेक किया और एक पर जाकर रुक गए। फिर आदमी ने उस बॉडी के चेहरे पर से कपड़ा हटाया तो बेटों ने एकदम से कहा, हाँ यही तो हैं हमारे पापा। और सब के सब दहाड़े मार कर रोने लगे। बहुएं तो ऐसे रो रही थी जैसे वही सबका सहारा थे। पापा, अब हम कैसे जिएंगे, अब क्या होगा, इस तरह के शब्द कहते हुए चारों रो रहे थे। पहचान हो चुकी थी, मगर बाहर आकर उन लोगों ने बेटों से उनके पहचान पत्र मांगे और अब उन्हें साबित करना था कि वे कैलाश नाथ जी के ही बेटे हैं। उन्होंने अपने पहचान पत्र दे दिए और उसके बाद उन्हें जाने को कहा गया कि उन्हें फ़ोन पर बताया जाएगा, क्योंकि सब कागजात पूरे होने में अभी टाइम लगेगा और उसके बाद ही आपको डेड बॉडी अंतिम संस्कार के लिए सौंपी जाएगी। आप लोग अभी जा सकते हैं। अब उन चारों के पास घर लौटने के सिवा कोई रास्ता न था और घर आकर एक दिन के बाद सबकी नज़रें फ़ोन पर टिक गई थीं, क्योंकि इस फ़ोन के आने का सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन पूरा दिन गुजर गया और अगला दिन सुबह तक कोई फ़ोन नहीं आया तो अरुण ने अपनी पत्नी रिंकी से कहा, यार फ़ोन ही नहीं आ रहा है, जाने कब फ़ोन करेंगे वह लोग। उन लोगों ने तो हमारे पेपर्स भी रख लिए हैं, डेड बॉडी भी दे देते तो आधा काम हो जाता और पैसा कब मिलेगा ये कंफर्म हो जाता, लेकिन यहाँ तो कोई खबर ही नहीं है। रोहन भी बार बार फ़ोन कॉल के बारे में पूछता रहता, लेकिन उत्तर में निराशा ही हाथ लगी। यह दिन भी बीत गया और तीसरे दिन की सुबह सुबह अचानक फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन उठाते ही किसी की उधर से आवाज़ आई, हमने ये घर बेच दिया है और आपको ये घर जल्दी से जल्दी खाली करना होगा। सब के सब सुनकर हैरान हुए थे, क्योंकि खबर ही ऐसी मिली थी, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि पापा है ही नहीं तो मकान बेचने का अधिकार किसे मिल गया। पापा तो डेड बॉडी के रूप में वहाँ लाश घर में पड़े हुए हैं। सब ने अपना दिमाग बहुत लगाया, मगर कोई हल नहीं निकला। रिंकी रोहन से बोल पड़ी, उस आदमी को फ़ोन करो जिसे वहाँ मिले थे, उसको बोलो कि जल्दी से जल्दी बॉडी दे दे। रोहन ने उसकी बात सुनकर फ़ोन लगाया तो फ़ोन पर नंबर ही गलत बताया गया। हैरत की बात थी, इसी नंबर पर एक दिन पहले बात हुई थी और अब नंबर गलत हो गया था। रोहन ने कहा, भैया हमारे साथ ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इतने में अरुण बोला, हमें कोई परेशान करना चाहता है, इसलिए बस। डरिए मत, रिंकी बोली, और हाँ, ये सब बाद में सोचना, पहले 1 करोड़ लेने का तो सोचो। सब चुपचाप हो गए। हाल में सन्नाटा पसर गया। अब सब सोच ही रहे थे कि रोहन का फ़ोन फिर से बजना शुरू हुआ और किसी अनजान नंबर को देखकर उसने अरुण का चेहरा देखा और कॉल रिसीव करके कहा, हेलो, कहिए कौन बोल रहे हैं। उधर से फिर से वही आवाज़ थी जो उस दिन थी और उस व्यक्ति ने सबको उसी जगह वापस बुला लिया था, जिसे सुनकर सबके चेहरे पर राहत भरी मुस्कान वापस आ गई थी और सब जल्दी जल्दी निकलने की तैयारी करने लगे। सब के सब एक साथ वहां पहुंचे और वही व्यक्ति उन्हें वहां खड़ा मिल गया, जिसके साथ वह लोग फिर से बेसमेंट में चले गए। उस कमरे के सामने आते ही जिसमें कैलाश नाथ जी की बॉडी थी, सब उसके अंदर चले गए। इस बार चारों बेखौफ थे। शायद पैसे मिलने की खुशी ने इस डर को एकदम ही ख़त्म कर दिया था। एक बार और आप सब लोग फिर से लाश के पास जाकर देख लीजिए। ये कहकर उसने आखिरी बार मुंह पर से कपड़ा हटा दिया था।
सबने फिर से पहचान कर ली और आदमी ने उनके पेपर लौटा कर कहा, इन्हें कैसे ले जाएंगे आप? तो रोहन ने कहा, आप एम्बुलेंस का इंतज़ाम करवा दीजिए। उस आदमी ने 10,000 रुपये लिए और इंतज़ाम कर दिया। उसने अपना एक आदमी बुलाया और उसके साथ मिलकर एम्बुलेंस में बैठकर और वो चारों गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी से निवास स्थान तक पहुंच गए और वहां जाकर एम्बुलेंस से डेड बॉडी को बाहर उतारा और अंदर पहुंचाकर ज़मीन पर लेटा दिया, जिसके बाद एम्बुलेंस के साथ वह लोग वापस चले गए। अंदर जाकर रोहन ने जल्दी जल्दी से रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया, जिससे 1 करोड़ लेने के लिए अंतिम संस्कार के बाद सबके साथ फ़ोटो लिए जा सकें। सब इंतज़ाम किए जा रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर 1 करोड़ की खुशी और पिता के मरने की खुशी छिप ही नहीं रही थी। तभी एक फ़ोन आया। सबके चेहरों पर मौजूद खुशी दुख में बदल गई। अभी रिश्तेदारों का आना बाकी था और माहौल अपने आप गमगीन हो गया था। अरुण ने कहा, अब क्या करें? वह लोग थोड़ी देर में आते ही होंगे। इधर तो बॉडी पड़ी है और रिश्तेदार भी आने वाले हैं। रोहन ने कहा, क्या ये घर वास्तव में किसी को बेचा गया है? भला कौन बेच सकता है बिना पापा के? यह बात सबके मन में खटक रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इस घर की वसीयत में तो दोनों बेटे हिस्सेदार थे और ऐसे में घर किसने बेच दिया था? रोहन ने कहा, मैं सब पता करूँगा भैया, लेकिन फ़िलहाल अपने बाप को तो जला दें। रिश्तेदार आने लगे थे और घर में भीड़ होती जा रही थी, पर रोहन और अरुण की नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। उधर रिंकी और काजल ने झूठ मूठ का रोना कर माहौल बना रखा था, जिससे औरतें उन्हें दिलासा दे रही थी। तभी कुछ आदमी अचानक से अंदर आए और अंदर आकर बोले, अरुण और रोहन कौन है? उनसे बात करनी है। दोनों भाई उठ खड़े हुए और रिश्तेदार भी उनकी तरफ सवालिया नज़र से उन्हें देखने लगे। उन आदमियों ने कहा, आपको ये घर अभी खाली करना पड़ेगा। ये रहे पेपर। पेपर देखकर दोनों तो जैसे हैरान ही हो गए और बोला, लेकिन पापा की मौत हो गई है और उनके बिना तो ये सब नहीं हो सकता और हमने भी साइन नहीं किए हैं। वो लोग बोले, और आप सबके साइन भी इन्होंने ही किए हैं। अरुण और रोहन ने कागज़ पर अपने साइन देखे तो उनका दिल धड़कते रह गया। जाने क्या हो रहा था। रिंकी और काजल तो रोना छोड़कर उनके करीब आकर खड़ी हो गई थी और कहने लगी, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पापा जी तो मर चुके हैं। देखिए तो फिर किसने साइन किया? तभी पीछे से आवाज़ आई। मैंने। आवाज़ को सुनकर चारों के होश उड़ गए। उन चारों ने चारों तरफ देखा तो कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। अरुण बोला, ये तो पापा की आवाज़ थी, पर ये आवाज़ कहाँ से और कैसे आ रही है? क्योंकि मैं जिंदा हूँ बेटा। डेड बॉडी अचानक से उठ बैठी थी। सामने कैलाश नाथ जी भरी सभा में आंखें खोलकर ताबूत खोल उठ बैठ गए थे। ताबूत में होने के कारण किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं था और चेहरा ढके होने के कारण किसी ने उन्हें सांस लेते हुए भी नहीं देखा था। लेकिन जब उन्होंने कहा कि आप लोग डरिए मत, मैं सच में ज़िंदा हूँ, देख रहा था कि मेरे बच्चे लालच में आकर अपने बूढ़े पिता के साथ क्या क्या कर सकते हैं। मेरी बॉडी तो सड़क पर ही पड़ी होती आज अगर इन्हें 1 करोड़ के इंश्योरेंस का पता न चलता। सब हैरान थे और रिंकी और काजल ने तुरंत कैलाश नाथ जी के पास जाकर उनके पैर पकड़ लिए। अरे पापा जी, अच्छा हुआ आप ठीक हैं। हमें तो पता नहीं चला कि आप जिंदा हैं। देखिए ना, ये लोग क्या कह रहे हैं कि आपने घर बेच दिया है। अरुण और रोहन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया था और जैसे वे लोग सब समझ गए थे कि ये सब उनके पापा ने क्यों किया है। कैलाश नाथ जी ने कहा, अब मेरे पैर पकड़ती हो और मुझे घर से जब गंदे इल्ज़ाम लगाकर निकाला था तब तुम्हें समझ नहीं आया। दोनों की नज़रें यह सुनते ही ज़मीन में गड़ गई और रिश्तेदार ये सब सुनकर हैरान थे। अरुण ने जैसे ही आगे बढ़कर कहा, पापा ऐसा तो नहीं था। यह सुनकर कैलाश नाथ जी बोले, खबरदार जो एक भी झूठ बोला तो कह दो कि तुम मेरी बॉडी इंश्योरेंस के लालच में नहीं उठा कर लाए। इसके गवाह हैं मेरे पास। तभी सामने से बढ़िया सूट बूट पहने वही आदमी खड़े हुए थे जिनको देखकर अरुण और रोहन की आंखें फट गई। एक दिन पहले तक तो ये सामान्य आदमी लग रहे थे,
अब इनके शरीर पर इतने महंगे कपड़े कैसे? कैलाश नाथ जी ने कहा। हैरान हो ना इन सबको देखकर? ये कोई वार्ड बॉय नहीं है, बल्कि मेरी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। रोहन के मुंह से निकल पड़ा, आपका ऑफिस? कौन सा आपका ऑफिस? वहाँ मौजूद हर एक इंसान इस हो रहे नाटक की सच्चाई जानना चाहता था। फिर कैलाश नाथ जी अपनी कार में गए, जो बाहर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही वह कार से कपड़े बदल कर आए, सबकी आंखें चौंधिया गई थीं। थोड़ी देर पहले बेचारी सी शक्ल वाले कैलाश नाथ जी अब कोई बड़े बिजनेसमैन नजर आ रहे थे, और अब उनका व्यक्तित्व इस महंगे सूट बूट में देखते ही बन रहा था। कैलाश नाथ जी ने सबके सामने वही सारा एक एक वाक्य कह सुनाया जिसे अब तक कोई नहीं जानता था। बीच बीच में बार बार आकर दोनों बेटे उनसे माफ़ी मांगते थे, लेकिन कैलाश नाथ जी के मैनेजर उन्हें दूर से ही रोक देते थे। पिंकी और कोमल बार बार इशारा करती कि रोको अपने बाप को, लेकिन कैलाश नाथ जी बोले जा रहे थे आज नहीं, और उन्होंने अपने ऊपर बीती सारी कहानी आज जग हाजिर कर दी थी। लोगों से भरे घर में आपस में बातें होने लगी थी, और अब बेटों और बहुओं से ये सब नहीं सहा जा रहा था। वक्त की नज़ाकत को देखकर उन्हें बस माफ़ी मांगना ही सही लग रहा था, लेकिन आज कैलाश नाथ जी रुकने वाले नहीं थे। वे चारों बार बार माफ़ी मांग भी रहे थे, मगर अब क्या होना था? कैलाश नाथ जी को माफ़ करना गवारा ही नहीं था। बेकदरी के जख्म आज भी उनके सीने में जिंदा थे, जो अपनी ही औलाद ने उन्हें दिए थे। वे बोले, क्या सोचते हो कि अब मेरे मरने के बाद 1 करोड़ का धन तुम्हें मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। अब मेरा जो भी है, मेरा इन साथियों का है, जिन्होंने मेरा साथ दिया, और ऐसे समय में दिया जब मेरी ही औलाद ने मुझे ठुकराया था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, इन्होंने ही मुझे बीच सड़क से उठाया। मुझे देखा तो पहचान गए, और मुझे जल्दी से ये लोग अस्पताल ले गए। मेरी सेवा करके मुझे दोबारा स्वस्थ कर दिया। उस दिन जब मुझे घर से निकाला गया, तो मैं अपने साथ कुछ कागज़ भी ले गया था, जो मेरी जमा पूंजी थी। उसी पैसे से इन लोगों के साथ मिलकर फिर से अपना बिजनेस शुरू किया, और फिर से वहीं खड़ा हूँ। इतिहास खुद को दोहराता है। ये सब इन्होंने इसलिए किया कि कभी मैंने इन्हें अपने यहाँ काम दिया था, और उस नमक का कर्ज समझ कर आज चुकाया। लेकिन एक तुम जैसी मेरी औलाद है, जो अपने बाप को जीते जी सड़क पर धक्का दे देती है और मरने के लिए छोड़ देती है। ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे मैंने तुम्हें। नवनीत जी का गुस्सा बुरी तरह से फूट रहा था। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, अब उसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। मैं पहले ही पुलिस में तुम लोगों की शिकायत कर चुका हूँ। इतना सुनते ही चारों के पैर तले जमीन सरक गई। सब लोग उन पर थू-थू करने लगे, और सबके सामने चारों को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। सभी रिश्ते नातेदार एक दूसरे से अरुण और रोहन की ही बातें कर रहे थे। चारों तरफ कानाफूसी चल रही थी। जमकर बेइज्जती हुई चारों की। जितनी भी बेइज्जती रिंकी और काजल ने उनके साथ अकेले में की थी, उसके बदले आज उनका सरेआम अपमान हो चुका था। कैलाश नाथ जी ने आगे कहा, ये घर मैंने सच में बेच दिया है, और ये विद्या आश्रम ट्रस्ट वाले हैं। अब यहाँ आश्रम बनेगा, ताकि कोई मेरी तरह सड़क पर मरने के लिए ना पड़ा हो, बेसहारा ना हो, और उसको यहाँ सहारा मिलेगा। चारों बेटे पापा के चरणों में गिर गए, और बेटे बोले, पापा ऐसा मत कीजिए, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। थोड़ी देर बाद पुलिस पहुंची, और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया। चारों को रोता छोड़कर कैलाश नाथ जी बाहर खड़ी अपनी चमचमाती महंगी कार में बैठकर अपने ऑफिस वाले लोगों के साथ वहां से चले गए। अदालत में जब चारों की पेशी हुई, तो सारे कटघरे में हाथ जोड़े खड़े थे और बार बार पिता से माफ़ी मांग रहे थे। कैलाश नाथ जी बोले, जज साहब, मैं इन लोगों को नहीं जानता हूँ। आज से मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे साथ जो इन लोगों ने किया है, मैं बस चाहता हूँ इन्हें ऐसी सज़ा मिले ताकि कोई भी औलाद अपने बूढ़े पिता के साथ ऐसा करने के बारे में सोचे भी ना। जज ने चारों को 2-2 साल की सज़ा सुनाई। चारों सज़ा सुनते ही रोने लगे और दहाड़े मार कर रोने लगे। कैलाश नाथ जी पर आज उनका कोई भी असर नहीं हो रहा था, और वह उस जगह से अपने ऑफिस के लोगों के साथ वहां से अपनी कार में बैठकर निकल गए, और कभी भी बेटे बहुओं की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है
क्या उनका फैसला सही था या गलत? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।